जिनका देखा गया कोविड में जिनका एलडीएल लो था वो जल्दी मरे, तो वो जिम में अगर जाएंगे, सिर्फ ये कि उसमें स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए ना स्टीरॉयड उसमें मिला देते हैं। बच्चे हों बड़े हों, जब भी आप बीमार पड़ेंगे आपकी भूख कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो विसरल फैट है ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर, इसकी मेन जड़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस। 90 डेज में हमारे जितने जिस्म के सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। हमें बेशुमार जरासीम हमारे अंदर रोज दाखिल होते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते। लिवर जो है ये मेन हमारा जिस्म का पावर हाउस है, जहाँ पे हर चीज ने वहां पे जाना है। आपकी जो चर्बी है वो पिघलेगी और वो एनर्जी का सोर्स बनेगी। असल जो दुश्मन है वो ट्राइग्लिसराइड है। हमारी जो यंग जनरेशन है इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाने शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं सेहत की बात मशरिक के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से करवाते हैं, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाही के बारे में बताते हैं बीमारियों के हवाले से। और आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मैं अपनी मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ करवाता चलूँ जी। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ। आप यानी सदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी थैंक यू। आप बमशमूल दूसरे फैमिली फिजिशियंस, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं, आप कहते हैं जी कार्ब्स कम खाएं। अब नई तहकीक सामने आ गई है और कहते हैं जी अगर आप कार्ब्स कम खाएंगे तो आपकी जो पट्ठे हैं या नसें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और इतनी गिर जाएंगी कि आप चल भी नहीं सकेंगे। आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि तीन हमारी डाइट्स के तीन न्यूट्रिएंट्स हैं जी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है और प्रोटीन है। ठीक हो गया। प्रोटीन जो है ना मसल बिल्डिंग में जो काम है वो प्रोटीन का है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इमीडिएट एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ये है कि आपकी एनर्जी के एक सोर्स नहीं है, दो सोर्स है जी। आप एनर्जी फैट से भी लेते हैं, आप एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी लेते हैं, दोनों से लेते हैं। दोनों से ले सकते हैं। अच्छा, जो मेन तमाम बीमारियों की या जो आपने बताया पट्ठे कमज़ोर होंगे या जो भी होगा, इसकी मेन जड़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे जी जी। तो इंसुलिन जो है वो आपकी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है। और आप फैट खाएंगे तो उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर, और प्रोटीन में थोड़ी सी रिलीज़ होगी। ठीक है। तीनों डाइट्स में से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ कौन कर रहा है? वो कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे जिस्म में कुछ जो प्रोटीन है इसका बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है, उस यानी उसका वो उससे मिल के बनती है। ढेर सारे अमाइनो एसिड मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। जी बिल्कुल। और जो फैट है उसका जो बुनियादी जुज़ है वो फैटी एसिड है। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट का जो बुनियादी जुज़ है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें उसमें है। अच्छा, हमारे जिस्म में इसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमें चाहिए, लेकिन कोई कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि इसेंशियल ग्लूकोज या इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बड़ा समझने की ज़रूरत है कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स नेग्लिजिबल भी ले रहे हैं तो आपकी जो मसल बिल्डिंग होनी है वो होनी है आपकी प्रोटीन से, और जो आपको एनर्जी मिलनी है वो मिलनी है फैट से। हमारे यहाँ क्या होता है, और एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई खुराक खाते हैं, जितना इंसुलिन निकलती है, जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए इंसुलिन निकली, इंसुलिन ने क्या काम करना है कि ब्लड में जो शुगर आ गई है उसको उठा के सेल्स के अंदर भेजना है, और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के इंजन लगा हुआ है, वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो इंजन है, वो चलेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो फिर जिस्म के तमाम हिस्सों को भेजेगा कि आप अपना काम करें। लेकिन ये है कि हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा हमने, चूँकि हमें तो बहुत थोड़ी सी खुराक चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा होता है वो इंसुलिन उठा के, अब सेल्स के अंदर गुंजाइश नहीं रही, सेल ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया कि मुझे और नहीं चाहिए। अब क्या करेगी कि उसने खून में से निकालना है, बहरहाल इंसुलिन वहाँ से उठाएगी और चर्बी की शक्ल में आपके जो पेट के अंदर मुख्तलिफ आर्गन्स हैं उनके ऊपर डिपॉजिट करेगी। लिवर जो है ये मेन हमारा जिस्म का पावर हाउस है, जहाँ पे हर चीज़ ने वहाँ पे जाना है,
और उसने वहां बिजली से फराहम करनी है, पूरे जिस्म को भेजना वहां से है। उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, तो लिहाजा सबसे पहले इफेक्ट हुआ लिवर, ठीक है, वो फैटी हुआ। लिवर के साथ बाकी जो आपकी गुर्दे हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, इवन जो पैंक्रियास है, जो लबलबा है, वो भी फैटी पैंक्रियास हो जाता है। तो वहाँ पे जो इंसुलिन निकल रही होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिहाजा अच्छा, अब ये कि फ़र्ज़ करें आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, लो कार्ब डाइट के ऊपर है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि सबसे पहले हमारे ना मसल्स में और लिवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर है। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले 400 ग्राम जो है वो है लिवर में स्टोर, 100 ग्राम लिवर में, 400 मसल्स में स्टोर है। वो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से वो निकलेगा और वो एनर्जी होगी। जब कोई तकरीबन 8, 9, 10 घंटे गुजर जाएंगे, अब आपके पास अगर आपने बाहर से नहीं लिया हुआ तो आपकी जो चर्बी है वो पिघलेगी और वो एनर्जी का सोर्स बनेगी। पहली तो बात ये समझिए कि 90 डेज में हमारे जितने जिस्म के सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, जब वो रिप्लेस होते हैं तो वो जो नए सेल बने उसकी जगह पे ये जो पुराने हैं ये जंग की शक्ल में हमारे अंदर पड़े होते हैं। जब हम नहीं खुराक खाते, बाहर से हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, तो फिर क्या होता है कि हमारे अंदर जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है 10-12 घंटे के बाद। ठीक है, अगर 16 से 18 घंटे हो जाए तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग के ऊपर जाते हैं तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सेल्स के अंदर हमारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, उसके अंदर ये जितने बैक्टीरिया, जितने ये फालतू सेल से प्रोटीन ब्रेकडाउन हुई थी वो जमा है, लिहाजा उससे रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होनी यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पूरे जिस्म को भेजेंगे, पूरे जिस्म को भेजेंगे। तो उससे क्या हुआ कि आपका अंदर क्लियर। अच्छा, एक और चीज मैं बताता जाऊं, जी जी, अक्सर देखा गया कि जब कोई बंदा बीमार पड़ता है उसकी भूख खत्म हो जाती है। बिल्कुल, सबसे पहले यही होता है। ठीक है जी। अब जब भूख खत्म होती है, ये क्यों खत्म हुई? अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि ये बाहर से ना खाए, इसके अंदर जरासीम भी आए हुए हैं और इसके अंदर टॉक्सिक जहरीले मादे भी जमा हो गए हैं। ठीक है, तो वो क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ऑटोफेजी। ठीक है, वो उनको खाना शुरू कर वो देगा। उनको खाना शुरू कर जाएंगे और अंदर से वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बच्चे हों बड़े हों, जब भी आप बीमार पड़ेंगे आपकी भूख कम हो जाएगी। तो लेकिन डॉक्टर साहब दवाई भी तो देते हैं ना, कि दवाई भी उसे दे दी, अब दवाई क्या रद्द-ए-अमल वहाँ पे करती है? अच्छा, इसमें समझने वाली बात है जो आपने कहा ना, जरासीम, जब कोई भी बीमारी होगी तो वायरस या बैक्टीरिया बाहर से आएंगे। हमें बेशुमार जरासीम हमारे अंदर रोज दाखिल होते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। बीमार तब पड़ते हैं या आपकी इम्यूनिटी लो होगी या जो जर्म आया वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, या कोई नया जन्म आ गया, नया जर्म आ गया और बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और वो चूंकि आपके इम्यून सिस्टम को उस जर्म का पहले वास्ता नहीं पड़ा, बाद में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो उसके कोडिंग लग जाएगी, उसे रास्ते में पकड़ा जाएगा। पहले उसके होगा। तो लिहाजा दो चीजें डिपेंड करती हैं कि अगर आपकी किसी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, और मैं आपको ये बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो है ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। 70 kg का बंदा है ना, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन डेली जरूर खानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप वर्जिश नहीं करते, आप वेट लिफ्टिंग नहीं करते, मसल ट्रेनिंग नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो आपको उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसी तरह जिम में जो लोग जा रहे हैं, ये जो प्रोटीन पाउडर डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जिम में अगर जाएंगे, सिर्फ ये कि उसमें स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए। हमारे मसल बिल्डिंग के लिए ना स्टीरॉयड उसमें मिला देते हैं। तो अगर खाली प्रोटीन है, आम लोग भी बाज़ का लेना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो बड़ा ताकत है, प्रोटीन शेक भी लेना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन शेक भी लेना शुरू करते हैं। तो जब तक आप उसके साथ मसल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे या और जो मसल की एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करेंगे, तो वो प्रोटीन आपके मसल का हिस्सा नहीं बनेगी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर उल्टा आपको नुकसान करेगी। लिहाजा आपने एक तो ये नहीं करना। बाकी जो आपने कहा है कि ये डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, लेकिन जो मैंने बेसिस आपको बता दी
कि तीनों खुराकें क्या करती हैं कि सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है कार्बोहाइड्रेट्स, उससे कम करते हैं प्रोटीन और सबसे कम नेग्लिजिबल जीरो लेवल पे वो फैट करती है। अब फैट बताएं कि फैट की क्या तारीफ? हमारा असल जो दुश्मन है वो ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, और वो टोटली कार्बोहाइड्रेट से आता है, ठीक हो गया, फैट से बिल्कुल नहीं आता। नहीं आएगा। फैट से अच्छा, और 3000 मिलीग्राम फैट रोज हमारा लिवर पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल के बेशुमार फ़वायद हैं, आपके जितने सेल्स हैं बॉडी के, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, लेयर है, वो फैट की बनी होती ठीक है, ठीक है जी। हार्मोन्स आपके जितने मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं वो फैट और प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ब्रेन का फंक्शन, जिनका देखा गया कोविड में जिनका LDL लो था वो जल्दी मरे, ठीक है, ठीक है जी। लिहाजा अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा इंडिकेशन ना हो, किसी को हार्ट अटैक हो गया है और उसके बाद उसने वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ले रहा है, लेकिन आम बंदे को कभी भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान देंगी। तो ये समझने वाली बात है। और फैट, आपका क्वेश्चन था कि फ़ैट कितनी किस्म के है। फैट जो है ना उसकी देखें, हमारे अब मार्केट में क्या है, ऑयल्स हैं डिफरेंट किस्म के, बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, ये जो ऑयल्स है ये रिफाइंड ऑयल जी, ये इंतहाई हाई ग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसको रिफाइन किया जाता है और इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। कोल्ड प्रेस्ड आप कैनोला का या सरसों के कोल्ड प्रेस्ड अगर ऑयल निकाल के वो इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है। और जो देसी घी जिससे हमें, और बटर और ये मलाई जी जी जी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डराया गया था, ये कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं करते। हमारे बच्चों ने, हमारी जो यंग जनरेशन है, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाने शुरू कर दिए। इन्होंने फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या। तो इस वजह से उनके अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो दिल की नालियों को भी तंग करती है, बाकी नालियों को भी तंग करती है, आपकी शुगर भी उसकी वजह से हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी, और तमाम मेटाबॉलिक डिजीजेज जो 8 के करीब है, बीमारियों का मजमूआ है, वो जो है वो सारा यही पैदा करती रहती है। एग्जैक्टली, वो अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है डॉक्टर साहब यहाँ से, और उसका जवाब मेरे देखने वाले भी मुंतज़िर हैं। ये जो एक फैमिली फिजिशियन है जी, इसका किरदार अपने इलाके के लिए जो है वो कैसा है? देखें जी, पूरी दुनिया में जी जो सिस्टम चल रहे हैं ना, वो ये है कि प्राइमरी केयर होती है, सेकेंडरी केयर होती है, टर्शरी केयर होती है, यानी कि बड़े अस्पताल। अच्छा, टर्शरी केयर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत आला किस्म के बैठे हुए हैं डॉक्टर, वो एक ऑर्गन के डॉक्टर है। ठीक है, ठीक है जी, मुख्तसर उनकी एक्सपर्टीज जो है वो उस ऑर्गन के बारे में है। ठीक है, लिहाजा जो फैमिली फिजिशियन है वो होल बॉडी डॉक्टर है, ठीक हो गया, और वो एक ऑर्गन के डॉक्टर है, ठीक हो गया। फैमिली फिजिशियन, अब इतनी मेडिसिन इतनी डेवलप हो गई है कि किसी एक डॉक्टर की कोई भी वो सारे चीज़ों को केटर कर ही नहीं सकता। ठीक हो गया। फैमिली फिजिशियन ने हेड टू टो देखना है। फिर ये है कि उसके पास फैमिलीज आ रही हैं, उसे पता है कि इसके बाप को ये इशू था, इसको ये इस फैमिली में कौन से इश्यूज हैं, इस बंदे को पर्टिकुलरली किस ड्रग से एलर्जी है, पहले क्या क्या हो चुका था, लिहाजा वो सारा। तो जब वो देखता है कि अब फर्ज को एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया और वो इतना सीवियर है, तो फैमिली फिजिशियन उसको रेफर करेगा। अब इंग्लैंड देख ले, अमेरिका देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, कनाडा देख ले, ईरान देख ले, वहाँ पे प्राइमरी केयर का जो सिस्टम है वो ताकतवर है, रेफरल सिस्टम वो बेहतरीन है कि पेशेंट सबसे पहले जाएगा ही अपने फैमिली फिजिशियन के पास। डॉक्टर तारिक महमूद मियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम सेहत की बात मशरी के साथ में शिरकत की। मैं एक मरतबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।